हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुजीत और आप देख रहे हैं सुजीत क्लासेस। फ्रेंड्स, हमारा जो लिक्विडेशन का पहला क्लास हो गया था, आज हमारा लिक्विडेशन का दूसरा क्लास है। तो आज हम टॉपिक कवर करेंगे क्या, डेफिशिएंसी अकाउंट, जो कि हमारा लिस्ट एच में आता है। डेफिशिएंसी अकाउंट एफिशिएंसी अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि आप याद कीजिए, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। कैसा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होता है कि आपका कैश बुक और पासबुक, बैंक बैंक का स्टेटमेंट और आपका कैश का स्टेटमेंट, ये इसको हम सेम, मतलब इसको आप क्या रिकनसाइल करना है। बैंक का स्टेटमेंट किस वजह से किस वजह से कम हुआ और कैश का स्टेटमेंट किस वजह से ज्यादा हुआ, उसको आप रिकनसाइल करना है। इसी यहाँ पर वही बात ही होगा डेफिशिएंसी अकाउंट में। जो भी आपका डेफिशिएंसी आएगा, मतलब देखिए, आपका तो लिक्विडेशन कब होगा, आप जब आपका कंपनी लॉस में होगा। तो आपका जो कंपनी जब लॉस में होगा तभी वो लिक्विडेशन में आएगा। तो आपका तो लॉस में तो हो गया ना, तो लॉस तो आ गया। तो वो डेफिशिएंसी क्या है, मतलब वो क्यों, जब सॉरी, तो डेफिशिएंसी अकाउंट ऐसा है कि आपकी जिस वजह से आपका जो, आप जब लिस्ट ए बी सी डी ऐसा जब निकालोगे, तो आपका तो डेफिशिएंसी या सरप्लस आएगा। उसी से आप अब जब डेफिशिएंसी आएगा, वो डेफिशिएंसी और इस डेफिशिएंसी अकाउंट का बैलेंस वो तो सेम आएगा। वो जहां पर वो डेफिशिएंसी निकला होगा और ये जो डेफिशिएंसी अकाउंट का जो डेफिशिएंसी निकला, वो तो सेम आएगा। बट वो किस वजह से वो ये जो डेफिशिएंसी निकला, वो भी हमको यहाँ से पता लगाना है। मतलब देखिए, मैं जब प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, तो यहाँ पर कुछ लिस्ट ए में कुछ आया था, लिस्ट बी में आया था और लिस्ट सी में कुछ आया था, डी ई ऐसा कुछ आकर एंड में ये डेफिशिएंसी 28,50,000 आया था। और इसको हम, वो कैसे निकला, ये 28,50,000 वो कैसे निकला, ये बात हमको ये डेफिशिएंसी अकाउंट से पता चलेगा कि ये जो 28,50,000 वो कहाँ से निकला, किस वजह से, किसके लिए, किस वजह से हमको ज्यादा लॉस हुआ, किस वजह से हमको उसी से प्रॉफिट हुआ, वो निकालना हमारा जो डेफिशिएंसी अकाउंट का काम है। ठीक है, चलिए, जो डेफिशिएंसी अकाउंट का जो फॉर्मेट है, तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पर पहला आएगा आइटम्स contributing to deficiency। जो भी आइटम डेफिशिएंसी के लिए, डेफिशिएंसी होने के लिए जो भी आइटम क्या है, दरकारी है, तो उसी को हम डेफिशिएंसी के आइटम कंट्रीब्यूट, जो भी ज्यादा लॉस क्या होगा, जो भी लॉस में इन्वॉल्व है, वो आइटम कंट्रीब्यूटिंग डेफिशिएंसी में आएगा। पहले आएगा क्या, एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटी ओवर असेट। ठीक है, जिसे भी मान लीजिए 3 साल, 4 साल, 4 साल, 3 साल, उसी से आप डेफिशिएंसी अकाउंट निकालना है। आपका तो 1 साल लॉस हो जाने से आप तो कंपनी को लिक्विडेट नहीं करेंगे ना। लगातार 4-5 साल अगर लॉस में आया, तो आप उसको लिक्विडेट करेंगे। तो वो जो लिक्विडेट होगा, उसी से 4 साल की आपका निकालना निकालना पड़ेगा क्या, जो डेफिशिएंसी आपको 4 साल का निकालना पड़ेगा। सेकंड में आएगा, सो डिविडेंड, जो भी पेमेंट क्या होगा, नेट डिविडेंड, डिविडेंड डिविडेंड भी, डिविडेंड दिया तो भी लॉस माना जाएगा कि डिविडेंड भी ये जो डेफिशिएंसी की कंट्रीब्यूशन में वो शामिल है, डिविडेंड देना। और जैसे थर्ड नंबर पे क्या आता है, ट्रेडिंग लॉस। अगर आपका कंपनी का कोई लॉस चल रहा है, तो भी वो क्या, कंपनी का जो ट्रेडिंग लॉस है, वो भी आएगा कंट्रीब्यूटिंग डेफिशिएंसी में। और कौन आएगा,
लॉस अदर देन ट्रेडिंग लॉस। मतलब ये क्या हो गया, अदर देन ट्रेडिंग लॉस मतलब ये हो गया जो कि एसेट का जो रियल एलिजिबल वैल्यू है, जब आपका जो जब आपका लिक्विडेशन होगा, जो एसेट का जो रियल एलिजिबल वैल्यू होगा, अगर वो एसेट के बुक वैल्यू से कम आ गया तो ये हो गया लॉस अदर देन ट्रेडिंग लॉस, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद आता है जो भी एक्सपेक्टेड लॉस होगा जो एसेट का, वो सब। और कुछ अगर कुछ न्यू लाइबिलिटी आ गए, कुछ न्यू लाइबिलिटी अगर क्रिएट हो गया, वो भी आ जाएगा कंट्रीब्यूटिंग डेफिशिएंसी अकाउंट में। वो भी न्यू लाइबिलिटी भी जो भी क्रिएट हो जाएगा वो भी आ जाएगा। ठीक है, और कौन आएगा, अदर लॉसेस, अदर लॉसेस, ये सब आ गया। किस किस चीज डेफिशिएंसी होने के लिए, डेफिशिएंसी को बढ़ावा देने के लिए किस किस चीज का हाथ है यहाँ पर, किस किस चीज का, एक्सचेंज ऑफ कैपिटल और लाइबिलिटी जो एसेट के ऊपर है होगा, अगर लॉस होगा तो भी होगा, डिविडेंड जो पेमेंट होगा वो भी होगा, ट्रेडिंग लॉस जो भी होगा वो भी होगा, और लॉस अदर देन ट्रेडिंग लॉस होगा, वो भी डेफिशिएंसी को बढ़ावा देते हैं, और न्यू लाइबिलिटी जो भी होगा वो भी डेफिशिएंसी को बढ़ावा देते हैं, अदर लॉसेस जो भी होगा वो भी क्या डेफिशिएंसी को बढ़ावा देते हैं। उसके बाद आता है आइटम्स रिड्यूसिंग टू डेफिशिएंसी, आइटम रिड्यूसिंग टू डेफिशिएंसी आइटम्स, जो भी आइटम डेफिशिएंसी को रिड्यूस करेगा, मतलब रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी को लॉस, डेफिशिएंसी का मतलब क्या है, लॉस। अगर लॉस को रिड्यूस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको प्रॉफिट करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या आएगा देखिए, यहाँ पर आएगा एक्सेस ऑफ असेट ओवर लाइबिलिटी। अगर आपका एसेट आपके लाइबिलिटी से एक्सेस है तो वो आइटम रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी में आएगा, डेफिशिएंसी को वो रिड्यूस करेगा। और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा। और कौन कौन आएगा, प्रॉफिट ऑन ट्रेडिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन ट्रेडिंग, मतलब आपका जो 4 साल से लॉस हो रहा है उसके अगली बार प्रॉफिट हो गया और वो प्रॉफिट ज्यादा नहीं हुआ, तो अगर आपको मैंडेटरी लिक्विडेशन करना पड़ा तो वो प्रॉफिट भी रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी में आएगा, डेफिशिएंसी को वो भी रिड्यूस करेगा। उसके बाद आता है प्रॉफिट अदर देन ट्रेडिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट अदर देन ट्रेडिंग प्रॉफिट। ठीक है, और उसके बाद आता है प्रॉफिट ऑन एसेट, जो भी एसेट का रियलाइजेबल वैल्यू होगा, अगर वो बुक वैल्यू से ज्यादा आ गया तो प्रॉफिट ऑन एसेट में आ जाएगा। तो ये आ गया। तो यहाँ पर जो भी निकलेगा, यहाँ पर जो भी निकलेगा ये हो गया डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच, ये आ गया डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच। जो भी आपका जो डेफिशिएंसी निकलेगा, जो आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो भी डेफिशिएंसी निकलेगा, ये भी डेफिशिएंसी सेम टू सेम अमाउंट का ही निकलेगा, बट वो डेफिशिएंसी किस वजह से हो रहा है ये यहाँ पर क्या, ये यहाँ पर ब्रेक डाउन होके लिखना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करके लिखना पड़ेगा कि किस वजह से वो डेफिशिएंसी किस वजह से आ रही है। अगर हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। सो फ्रेंड्स, हमारा अभी इलिस्ट्रेशन 12 होगा, 10 11 हो गया था और 11 इलिस्ट्रेशन 12 होगा। देखिए क्या कहता है यहाँ पर, एक्स लिमिटेड वाज ऑर्डर टू बी ओन्ड ऑफ on 31st March 2002, on which date of the following balances were extracted from its books. गुडविल था,
1 लाख का, बिल्डिंग था, ये सब बुक वैल्यू है। बिल्डिंग था 3,50,000 का, प्लांट था 5,50,000 का, फिक्सचर था 23,000 का, स्टॉक था 38,000 का। उसके बाद आता है डेटर्स, डेटर आ गया 25,000 का, कैश आ गया 500 का, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, मतलब ये लॉस आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस आ गया वो तो लॉस आ गया 1,38,500। और शेयर कैपिटल है कितना, 1 लाख इक्विटी का, 100 इज 10 लाख। और 5% डिवेंचर सिक्योर फ्लोटिंग चार्ज, ये जो फ्लोटिंग चार्ज है ये कहाँ पर आएगा, डिवेंचर लिस्ट डी में आएगा, ठीक है। 1,60,000 इंटरेस्ट पेएबल ऑन दिस डिवेंचर 4,000, बैंक ओवरड्राफ्ट सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक 25,000, क्रेडिटर आ गया 36,000, ठीक है। द अमाउंट्स एस्टिमेटेड टू बी रियलाइज्ड आर गुडविल, ये सब रियलाइजेबल वैल्यू दिया हुआ है, ये सब जो दिया हुआ है रियलाइजेबल, गुडविल का रियलाइजेबल 1,000, बिल्डिंग का 3 लाख, प्लांट का 5,25,000, फिक्सर का 10,000 एंड स्टॉक का 31,000, डेटर का 20,000। क्रेडिटर इंक्लूड्स 6,000 on accounts of wages of 15 men at 100 per month for 4 months immediately before the date of window, ठीक है। ये कहा कि जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर में इंक्लूड क्या है, 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वेजेस ऑफ मैन एट ऑफ 15 मैन, जो कि ये जो वेजेस आ गया ये तो प्रिफरेंशियल क्रेडिटर में आ गया, एट 100 पर मंथ फॉर 4 months इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ विंडो ऑफ 15,000, 1,500 पर मंथ 4 month, वो आ गया 6,000, वो लिस्ट सी में आ गया। 9,000 being salaries of 5 employees at 300 per month for the previous 6 month, ये जो सैलरी है ये तो हमारा जो लिस्ट सी का जो सैलरी का जो फॉर्मेट है, सैलरी का जो कंडीशन है वो कहता है कि 4 महीने के लिए जो सैलरी है आउटस्टैंडिंग होगा उसको हम क्या मानेंगे कि उसको हम प्रिफरेंशियल क्रेडिटर मानेंगे, और उससे ज़्यादा जो भी होगा उसको हम क्या मानेंगे कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मानेंगे। तो वह यहाँ पर क्या आ गया, जो सैलरी है 9,000 का जो प्रीवियस ईयर 6 मंथ का है, तो 5 एम्प्लॉई 300 पर मंथ, 5 to 300 into 4, सो यहाँ पर 6,000 9,000 में 6,000 चला जाएगा लिस्ट सी में और 3,000 चला जाएगा लिस्ट ई में। रेंट फॉर गुडविल फॉर द लास्ट 6 मंथ अमाउंटिंग टू 3,000, जो रेंट है वो लास्ट 6 मंथ मतलब ये 12 मंथ में आता है, तो ये भी क्या आएगा, ये भी लिस्ट ई में आएगा, मतलब ये भी लिस्ट ई में आएगा, ठीक है। इनकम टैक्स डिडक्टेड आउट ऑफ सैलरी, ये तो लिस्ट सी में आएगा ही आएगा, मतलब मैंने कहा था जो इनकम टैक्स जो भी लाइबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहिए था वो देना चाहते तो वो क्या प्रिफरेंशियल क्रेडिटर में आएगा। तो इनकम टैक्स डिडक्टेड आउट ऑफ सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज 1,000 एंड डायरेक्टर फीस 500, जो डायरेक्टर फी है वो जो डायरेक्टर का रेम्युनरेशन है वो मतलब मानिए देखिए जो सैलरी है और वजह से वो तो प्रिफरेंशियल क्रेडिटर में आएगा, जो रेम्युनरेशन डायरेक्टर रेम्युनरेशन है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब लिस्ट ई में आ जाएगा, ठीक है। 3 years ago the debit balance of the profit and loss account was 77,900 to 25, and since that date the accounts of the company have shown the following figures। मान लीजिए ये जो 2000 का जो 2000 का दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, एंड ये दिया हुआ है 2001 का, एंड ये दिया हुआ है 2002 का। सो ये बोला है कि 3 year ago, ये 3 साल से पिछले साल ये क्या था कि इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था ये 77,925 का ये लॉस था, और इस 3 साल में जो भी लॉस होगा जो भी प्रॉफिट होगा वो तो इससे भी ऐड होगा ना, इसमें से ही ऐड होगा। तो देखते हैं क्या होता है क्वेश्चन में, और उसके बाद क्या आता है, in addition it is estimated that a company would have to pay 5,000 at compensation to one employee। जो मैंने कहा था कि कंपनी कंपेंसेशन दे रहा है डेथ और डिसेबलमेंट में, जो प्रिफरेंशियल क्रेडिटर में था, जो डेथ और डिसेबलमेंट के लिए जो कंपेंसेशन होगा वो प्रिफरेंशियल क्रेडिटर में हो आएगा, जो कि लिस्ट सी में है, जो कि लिस्ट सी में है वो 5,000 आ गया। फिर भाई कंपनी प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डेफिशिएंसी अकाउंट। सो हम अभी प्रिफरेंशियल जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं प्रिफरेंस
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इलुस्ट्रेशन 12 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हो गया। पर्टिकुलर्स अमाउंट। सो यहाँ पर क्या आएगा, लिस्ट असेट। असेट में क्या आएगा, लिस्ट ए। लिस्ट ए में क्या आएगा, असेट्स which not specifically placed, जो असेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड नहीं है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल असेट्स नाम, असेट्स का नाम लिखना पड़ेगा। तो क्या क्या असेट आता है जो असेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड में, कैश आता है, कैश 500 का, डेटर 20,000, डेटर 20,000, बिल्डिंग आ गया 3 लाख। उसके बाद आता है प्लांट आ गया 5,25,000। उसके बाद आता है फिक्सचर 10,000। उसके बाद आता है गुडविल। सो गुडविल 1,000, कितना आ गया 8,56,500 आ गया लिस्ट ए में। इसके बाद आता है लिस्ट बी। सो लिस्ट बी में क्या आएगा, असेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड, जो भी असेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड होगा। सो असेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड कौन था, स्टॉक था। यहाँ पर लिखा हुआ था ना स्टॉक, जो बैंक ऑफ बड़ौदा सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक लिखा हुआ है। सो स्टॉक आ गया, एनआरवी बोरोइंग। उसके बाद आता है सरप्लस और डेफिसिट। सो एनआरवी में क्या आएगा, स्टॉक का जो एनआरवी है 31,000, बोरोइंग कितना है 25,000 जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा का है। वो सरप्लस क्या आ जाएगा 6,000 सरप्लस आ गया। सो टोटल कितना आ गया 862,500। ठीक है, ये आ गया टोटल एसेट का। उसके बाद आता है लिस्ट सी। लिस्ट सी में क्या आता है, प्रेफरेंशियल सी, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन होगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बोला था ना। सो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होगा वेजेस 15 men into 100 per month into 4 months, so 6,000। उसके बाद आता है सैलरी 9,000 है। तो इसको हम क्या कर देंगे, तो 4 महीने और 2 महीने, तो 4 महीने का जो 6,000 है वो यहाँ आ जाएगा फॉर 4 months, ये यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद आता है टैक्स। सो टैक्स कितना है, टैक्स आ जाएगा 1,000। और उसके बाद आता है क्या आता है हमारा जो कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय के लिए जो कंपेंसेशन होगा। सो एम्प्लॉय के लिए कंपेंसेशन कितना आया था 5,000। सो 5,000 आ गया। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना आएगा, देखिए
प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 18,000 में आ जाएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ठीक है। और उसके बाद आता है लिस्ट डी। लिस्ट डी क्या है? डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज। डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज। तो डिबेंचर होल्डर क्या आएगा? देखिए, तो डिबेंचर होल्डर का जो पोर्शन है कितना है? सो डिबेंचर होल्डर आ गया 1,60,000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर सो 4,000 हो गया 1,64,000 हो गया। इसके बाद आता है लिस्ट ई। लिस्ट ई क्या आता है? लिस्ट ई आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में क्या आएगा? तो आएगा जो सैलरी 2 मंथ का, 2 मंथ सैलरी 3,000। उसके बाद आता है रेंट। रेंट जो है, रेंट कितना है? रेंट फॉर गोडाउन फॉर द लास्ट 6 मंथ अमाउंटिंग 3,000। 3,000 आ गया रेंट, 3,000 रेंट आ गया। सो क्रेडिटर दिया हुआ है, क्रेडिटर दिया हुआ है 36,000। 36,000 यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रेडिटर्स इंक्लूडेड, मतलब ये जो 36,000 में ये सब इंक्लूडेड है, ये सब इंक्लूडेड है। तो ये सब को हटाने के बाद क्या हमारे पास बच जाता है? तो हमारे पास बच जाता है कि कितना? 16,500। 16,500। और उसके बाद आता है जो कि हम डायरेक्टर फी जो है 500 का, ये भी देना पड़ेगा। और क्या बच गया? और कुछ नहीं, इतना है, हो गया। सो ये आ गया 16,500, ये 17,700, 17,000, ये 23,000 हो गया। सो उसके बाद आता है लिस्ट एफ। लिस्ट एफ किसका है? सो लिस्ट एफ है प्रेफरेंस शेयर का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या आ गया? यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर कुछ भी नहीं, सो नील। उसके बाद आता है लिस्ट जी। लिस्ट जी आता है इक्विटी शेयर होल्डर। सो इक्विटी शेयर होल्डर कितना आता है? इक्विटी शेयर आ गया 10 लाख, 10 लाख। सो बच गया कितना? लिस्ट एच, डेफिशिएंसी अकाउंट। सो बच गया कितना? 3,42,500 ये है हमारा डेफिशिएंसी। सो इसके बाद हम डेफिशिएंसी अकाउंट करेंगे, पूरे ध्यान से देखेंगे। तो डेफिशिएंसी अकाउंट कैसा होता है? डेफिशिएंसी अकाउंट, ठीक है। चलिए, डेफिशिएंसी अकाउंट में क्या आएगा? देखिए, पहले हमारा आएगा आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी। आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी, किस किस आइटम कंट्रीब्यूट करता है लॉस होने के लिए? कौन कौन सा आइटम कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो कौन सा आइटम लॉस होने के लिए कंट्रीब्यूट करता है? पहले आता है कि एक्सेस ऑफ लायबिलिटी ओवर एसेट। सो एक्सेस ऑफ लायबिलिटी ओवर एसेट में क्या आ जाएगा? सो हमारा जो लायबिलिटी होगा, देखिए
हमारा जो लाइबिलिटी है कितना है, जो 3 ईयर का लॉस है, देखिए ये जो 3 ईयर का जो ये जो 3 ईयर है को, तो डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस 77,925, ये जो है ये तो लॉस है, ये तो हमारा लाइबिलिटी में आ गया ना, ये तो हमारा लाइबिलिटी में आ गया जो लॉसेस है। सो इसको तो हम पेमेंट करना पड़ेगा ना, जो लॉसेस है इसको तो हम पेमेंट करना पड़ेगा, जो लाइबिलिटी है वो आ गया। देखिए कितना आएगा, एक्सेस ऑफ, पहला आएगा एक्सेस ऑफ लाइबिलिटी ओवर असेट, कितना आएगा 77,925। उसके बाद आता है क्या, उसके बाद आता है लॉस फ्रॉम बिजनेस। उसके बाद आता है डिविडेंड, जो कि नेट डिविडेंड, यहाँ पर कोई डिविडेंड नहीं है, सो यहाँ हम नील लिख लेंगे, डिविडेंड कुछ भी नहीं, नील। उसके बाद आता है लॉसेस फ्रॉम बिजनेस, और लॉसेस कितना आ गया, देखिए यहाँ पर आ जाएगा, ये जो 3 साल का जो लॉस है, यहाँ पर जो 3 साल का लॉसेस है, ये तो सब लाइबिलिटी में आ जाएगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 65,000, और ये सब ओके लॉस आ गया 15,990। उसके बाद 2000 में आ गया 15,990। उसके बाद आ गया 2001 में आ गया 21,245 आ गया 2001 में, और 2002 में ये इतना इतना लॉस आ गया। ये सब लॉस है, लॉसेस, क्योंकि ये ग्रॉस प्रॉफिट है और ये एक्सपेंसेस है, ये टोटल एक्सपेंसेस। सो ये कितना आ गया 65,000 से 80,990 को लॉस लेस करने से 15,990 आ गया। ठीक है, ये 3 साल का लॉस है, प्रीवियस 3 साल का। सो हमको बनाना है कब, जो हम डेफिशिएंसी अकाउंट कब बनाते हैं, हम जब भी हमारा वाइंडिंग अप होगा तब हम डेफिशिएंसी अकाउंट बनाएंगे। तब उससे पहले जो भी लॉसेस होगा उसको तो हम रिकॉर्ड में लाएंगे कि किस वजह से हमको डेफिशिएंसी इतना आ गया, उसको हम सबको डेफिशिएंसी में लाएंगे। क्यों, तो 3 साल का जो लॉसेस है वो भी सब आएगा डेफिशिएंसी में, वो सब आएगा। सो लॉसेस फ्रॉम बिजनेस में क्या आ जाएगा, वो 3 साल का जो लॉसेस है उनको मिलाकर कितना आ जाता है 60,575। ठीक है, और उसके बाद आता है लॉसेस फ्रॉम अदर ट्रेडिंग्स। लॉसेस फ्रॉम, ये तो लॉसेस फ्रॉम बिजनेस मतलब ट्रेडिंग में आ गया, लॉसेस फ्रॉम अदर ट्रेडिंग्स, अदर्स नील। और उसके बाद आता है लॉसेस फ्रॉम असेट्स। असेट का जो रियल एलिजिबल वैल्यू अगर बुक वैल्यू से कम हो जाता है तो यहाँ पर लॉसेस आ जाएगा। सो पहला आता है गुडविल। गुडविल का था कितना 1 लाख और रियल एलिजिबल वैल्यू है 1000, सो लॉसेस आ गया 99,000। उसके बाद आता है बिल्डिंग था कितना, बिल्डिंग था 3,50,000 का, और यहाँ पर आ गया बिल्डिंग रियल एलिजिबल वैल्यू 3 लाख का। सो यहाँ पर आ गया जो डेफिशिएंसी में जो लॉसेस आ गया वो 50,000 का आ गया, बिल्डिंग आ गया 50,000 में, और प्लांट आ गया प्लांट में आ गया कितना 25,000, प्लांट का लॉस आ गया 25,000 का। फिक्सचर का लॉस आ गया 13,000, और उसके बाद स्टॉक का लॉस आ गया 7,000। इसका जो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन है वो भी तो लाइबिलिटी, मैंने बोला था अगर कोई लाइबिलिटी होगा ना, न्यू लाइबिलिटी, और न्यू लाइबिलिटी क्रिएट हो गया तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्रिएट हो गया कितना, तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्रिएट हो गया 5,000 का। सो जब डेटर है, डेटर कितना आ गया
डेटर को तो हम बीच में छोड़ दिया था। सो डेटर आ गया, डेटर का था 25,000 और हो गया रियलाइजेबल वैल्यू हो गया 20,000। सो 5,000 का लॉस आ गया। सो डेटर आ गया, डेटर का लॉस आ गया 5,000 का। सो कितना आ गया 2,04,000। ये सब लॉसेस आ गया। ठीक है, हो गया। उसके बाद आता है आइटम्स रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी। ये तो डेफिशिएंसी को जो बढ़ाते हैं और उसके बाद आता है डेफिशिएंसी को जो घटाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड में आइटम्स रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी। जो भी आइटम डेफिशिएंसी को घटाएगा वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। कौन सा आइटम है जो रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी को घटाते यहाँ पर घटाएंगे। तो यहाँ पर आ गया जो क्या आ गया, कोई भी नहीं, रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी कोई भी नहीं, सो नील। उसके बाद आता है डेफिशिएंसी लिस्ट एच 3,42,500। सो यहाँ पर हमारा डेफिशिएंसी जो निकला था, यहाँ डेफिशिएंसी ये जो निकला था 3,42,500 और उसके बाद यहाँ जो डेफिशिएंसी अकाउंट की है उसका भी डेफिशिएंसी रिटर्न निकला 3,42,000। तो हमारा ये सही में आ गया। ठीक है, उसके बाद आता है और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, सो इलुस्ट्रेशन 13। सो जो इलुस्ट्रेशन 13 का है वो क्वेश्चन समझा देता हूँ अभी। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डेफिशिएंसी ऑफ इक्विपमेंट व्हिच वेंट टू लिक्विडेशन ऑन December 31st 2005 में। सो इक्विटी शेयर है 80 का पेड अप है, इक्विटी शेयर है 80 का पेड अप है तो 2,40,000 का है। सो प्रेफरेंस शेयर है 1 लाख का और कॉल्स इन एरियर रहा 5,000 का। सो यहाँ पर पेड अप हो गया 95,000 का। ठीक है, और उसके बाद आता है 5% डिबेंचर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज एसेट इंटरेस्ट पेड अप टू 30 जून 30 2005 में 1 लाख का गया जो डिबेंचर है। मॉर्गेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग ये आ जाएगा तो लिस्ट बी में 80,000। ट्रेड क्रेडिटर 2,65,500 ओइंग फॉर वेजेस लिस्ट सी में आ जाएगा, वेजेस है लिस्ट सी में आ जाएगा। सो ये 20,000 आ गया। सेक्रेटरी सैलरी, जो कि सेक्रेटरी सैलरी है वो यहाँ पर आ गया 5,000 पर मंथ का, और वो यहाँ पर जो 4 महीने का है वो प्रिफरेंशियल क्रेडिटर में आ जाएगा और जो 2 महीने का है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में आ जाएगा। सो उसके बाद आता है मैनेजिंग डायरेक्टर। जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन है वो प्रिफरेंशियल क्रेडिटर में नहीं आता है, तो वो क्या हो जाएगा, सो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में चला जाएगा। और उसके बाद आता है एसेट्स। एसेट जो एसेट और लाइबिलिटी का जो रियलाइजेबल वैल्यू निकालना होगा तो यहाँ पर आ जाएगा। जो लैंड एंड बिल्डिंग का था बुक वैल्यू था 1,20,000 और उसका जो रियलाइजेबल वैल्यू हो गया 1,30,000। प्लांट का ऐसा, टूल में भी वैसा ही। पेटेंट स्टॉक इन्वेस्टमेंट इन द हैंड्स ऑफ बैंक ऑफ प्रोडक्ट ये जो आ गया ये क्या है, जो स्पेसिफिकली प्लेस्ड है। उसके बाद आता है बुक डेप्ट। और उसके बाद आता है on 31st December 2000 the balance sheet of the company showed general reserve for 40,000 accompanied by debit balance of 20,000 in the profit and loss account. So यहाँ पर दिखा गया कि देखिए जो 31 दिसंबर का जो क्या है बैलेंस शीट होगा, तो यहाँ पर दिखा है कि जनरल रिजर्व का जो अकाउंट है वो तो 40,000 का, तो वो क्या जनरल रिजर्व दिखा रहा है। अब बट जो प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है वो 25,000 का वो लॉस दिखा रहा है। सो 25,000 का वो लॉस दिखा रहा है। सो ये तो हम जब रिजर्व अकाउंट करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि जो रिजर्व और ये जो 25,000 पीएल का जो लॉस दिखा रहा है उसके क्या रिलेशन है। ठीक है, इन 2001 द कंपनी मेड ए प्रॉफिट 40,000 and declared dividend
10% ऑन इक्विटी शेयर। यहाँ पर 2001 में वो प्रॉफिट कमाया है और क्या डिसाइड किया कि वो 10% इक्विटी शेयर को डिविडेंड देगा। The company suffered a total loss of 1,09,000 besides loss of stock due to fire of 40,000 during 2002, 2003 and 2004 and 2004। ये तीनों साल को मिलाकर उसको जो लॉस हुआ है सो वो लॉस है 1,09,000 का। ठीक है, ये तीनों साल का जो स्टॉक ऑफ लॉसेस ऑफ स्टॉक है वो 40,000 का है और टोटल लॉसेस है 1,09,000 का। और उसके बाद वो क्या कहता है कि 2005 का जो अकाउंट है नॉट मेट, 2005 का अकाउंट नहीं बनाया हुआ है, हमको उसको बनाना है और उसके बाद हमको डेफिशिएंसी अकाउंट भी बनाना है। सो यहाँ पर वाइंडिंग अप होता है, वाइंडिंग अप होता है। तो वाइंडिंग अप में देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये किसके लिए है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये तीनों साल को मिला करके है, मिला करके ये तीनों साल को मिला करके है। सो जो 2005 का जो 2004 का जो लॉसेस होगा तो 2005 में तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो 2005 का वो कैसे निकालेंगे, जो लॉसेस 2005 का है वो कहाँ से हम निकालेंगे। ठीक है, चलिए हम पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जब करके चलेंगे सो वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, ये आ गया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, और ये आ गया पर्टिकुलर या अमाउंट। पहला आता है लिस्ट ए, लिस्ट ए में क्या आएगा, assets not specifically placed, जो assets स्पेसिफिकली प्लेस नहीं होते हैं। सो कौन सा assets स्पेसिफिकली प्लेस यहाँ पर नहीं है। लैंड और बिल्डिंग का तो स्पेसिफिकली प्लेस है, उसके अगेंस्ट है मॉर्गेज दिया हुआ है। उसके बाद आता है प्लांट, प्लांट का कितना आता है 1,30,000। उसके बाद आता है टूल्स, टूल्स कितना आता है 4,000। पेटेंट, पेटेंट आ गया 30,000 का। स्टॉक आ गया 74,000 का। जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं आएगा क्योंकि वो स्पेसिफिकली प्लेस्ड है। और जो डेप्टर है, डेप्टर वो आ गया 60,000 का। सो टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया, हाँ एक चीज रह गया जो अनपेड कॉल्स, अनपेड कॉल्स कितना आ गया 5,000 का। अनपेड कॉल्स आ गया 5,000 का। ठीक है, कितना आ गया टोटल 3,03,000 का। ये जो अनपेड कॉल्स है किसका है, प्रेफरेंस शेयर का, प्रेफरेंस शेयर का। हो गया। और उसके बाद आता है लिस्ट बी, लिस्ट बी क्या है, assets specifically placed। जो assets specifically placed होते हैं पहले उसका हम रियलाइजेबल वैल्यू देखेंगे, उसका हम बोरोइंग देखेंगे, उसका सरप्लस और उसका डेफिसिट। ठीक है, पहले हम देखेंगे किसका जो रियलाइजेबल जो है वो है, पहले है लैंड एंड बिल्डिंग है। लैंड एंड बिल्डिंग का रियलाइजेबल वैल्यू है 1,30,000 और उसके अगेंस्ट जो मॉर्गेज है उसका वैल्यू है 80,000। सो वो आ गया कितना 50,000 का सरप्लस। और उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो बैंक ओडी के अगेंस्ट में है
सो ये आ गया डिलीवरी 1,70,000 का। और वो जो बोरिंग है वो कितना है, बैंक ओडी का जो बोरिंग है वो है 1,90,000 का। सो यहाँ पर 20,000 का डेफिसिट आ गया। सो ये आ जाएगा 5,000 का यहाँ पर। तो ये जो 20,000 का जो डेफिसिट आ गया वो कहाँ चला जाएगा, लिस्ट ई में चला जाएगा। सो उसके बाद आता है लिस्ट सी। लिस्ट सी क्या है, प्रेफरेंस क्रेडिटर। लिस्ट सी आता है प्रेफरेंस क्रेडिटर। सो प्रेफरेंस क्रेडिटर में क्या आ जाएगा, सो पहले तो आ जाएगा वेजेस। वेजेस कितना है 20,000 का। उसके बाद आता है सैलरी ऑफ ए सेक्रेटरी। उसके बाद आता है सैलरी कितना आ जाएगा, सो जो 4 महीने यहाँ पर दिया हुआ है कि 500 पर मंथ, टोटल है 3,000। सो 4 महीने का जो सैलरी है वो प्रेफरेंस क्रेडिटर में आ जाएगा, और जो 2 महीने का जो सैलरी है वो लिस्ट ई में चला जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में। सो यहाँ पर आ जाएगा 2,000 कितना आ गया 22,000 का। उसके बाद आता है लिस्ट डी। लिस्ट डी में क्या आता है, डिबेंचर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज। ठीक है, डिवेंचर का जो फ्लोटिंग चार्ज भी होगा वो भी वो आएगा। जो डिवेंचर है कितना का है 5% डिवेंचर कितना आ गया 1,00,000। और उसका जो इंटरेस्ट होगा वो कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट वो कब पेड होगा, वो 30 जून में पेड होगा। सो हमारा जब बुक बंद होता है वो कितने में बंद होता है, वो 31 दिसंबर में बंद होता है। सो यहाँ पर कितना दिन आ गया, सो यहाँ पर आ गया 31 दिसंबर हो गया। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 महीने का। सो 1,00,000 इंटू 5% इंटू 6/12। सो यह आ गया 5%। सो आ गया 2,500। सो 1,02500 लिस्ट डी। उसके बाद आता है लिस्ट ई। लिस्ट ई क्या आ गया, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। सो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर क्या आ गया, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ये आ गया कि हम जब जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बनाएंगे तो क्या क्या आएगा, यहाँ पर आ गया ट्रेड क्रेडिटर कितना आता है, वो आ गया ट्रेड क्रेडिटर 2,65,500 का। और उसके बाद आता है ट्रेड क्रेडिटर के बाद आता है एमडी सैलरी। एमडी सैलरी आ गया कितना 6,000 का। और उसके बाद आता है जो एमडी सैलरी के बाद जो आ गया कितना, क्या आ गया, जो लिस्ट बी में जो बच गया था जो 20,000 का, सो है इन्वेस्टमेंट 20,000। ये यहाँ पर आ गया। देखता हूँ कि कुछ बच नहीं गया है तो और जो बच गया था सेक्रेटरी सैलरी का, सेक्रेटरी सैलरी का जो 1,000 बच गया था वो भी यहाँ पर आ जाएगा। सो कितना आ गया 265,500 प्लस 6,000 प्लस 20,000 प्लस 1,000, 292,500। ठीक है 292,500। उसके बाद आता है लिस्ट एफ। लिस्ट एफ में क्या आता है, प्रेफरेंस क्रेडिटर, नहीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर यहाँ पर आ गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर। उसके बाद आता है लिस्ट जी, इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना आ गया, सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर आ गया 1,00,000 का। और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर आ गया 2,40,000 का। ठीक है
इसके बाद हमारा आ गया डेफिशिएंसी आ गया एज पर लिस्ट एज पर डेफिशिएंसी कितना आ गया 4,04,000। ठीक है। सो फ्रेंड्स हम अब यहीं तक ही रुकेंगे और उसके बाद हम डेफिशिएंसी अकाउंट जो भी होगा इसका हम इसके बाद वाले वीडियो में बनाएंगे। सो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हाँ वीडियो को पूरा ही देखिएगा। ठीक है। सो चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।